Hey guys, this is HS Sohota again from Fast Track Advisor। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। दोस्तों, आज की वीडियो बनने जा रही है जर्मनी के वर्क परमिट के ऊपर, जो काफ़ी लंबे समय से बहुत ही सक्सेसफुली चल रहा है। और जर्मनी बहुत ही बढ़िया और टॉप चुनिंदा देशों में से एक देश आता है। माने कि जैसे यूएसए, कनाडा हैं, ऐसे ही यूरोप में जर्मनी सबसे ऊपर देश इसलिए अच्छा माना जाता है कि वहाँ जो फॉरेनर हैं उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं और सबसे ज़्यादा सैलरी भी इसी देश में बनती है, जब सबसे ज़्यादा पैसे लोग इसी देश में कमाते हैं। और रहने के लिए वातावरण और एवरीथिंग, एजुकेशन, योर फ्यूचर इफ समबडी वांट टू सेटल डाउन इन जर्मनी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। फ्रांस के बिल्कुल साथ में, जिन लोगों को नहीं पता है तो इसकी डिटेल मैं अब बताऊंगा। सबसे पहले मैं बहुत ही अच्छी न्यूज़ जर्मनी के बारे में लेके आया हूँ। कुछ और देश भी हैं उसमें। तो बात अगर जर्मनी की चल रही है तो जर्मनी की जो मेरी बहुत सारी जो ऑफिसेज हैं, कंपनीज हैं, प्राइवेट सेक्टर जहाँ दुकान वगैरह है ना, सीधी भाषा में हम बात करते हैं, बहुत सारे लोगों से मेरी बात चल रही थी कि जो मुझे कम पैसे उनको देने पड़े ताकि आप लोगों के लिए जो वर्क परमिट है जहाँ पीआर प्रोग्राम्स हैं वो आसानी से हो सकें। तो दोस्तों, जो पहले हम जर्मनी का वर्क परमिट 12 लाख में करते थे, तो आज से वो 8 लाख में शुरू हो गया। ये बहुत बहुत बड़ी न्यूज़ है। बहुत मुझे मेहनत करनी पड़ी और बहुत चीज़ें अप डाउन की तो जाके ये चीज़ें हुई हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग है ये फीस कम होने में, वो है कनाडा का। कनाडा का जब का वो LMIA का मसला हटा है कि उसके पॉइंट कम हो गए LMIA के, तो एक देश खर्चा कम हुआ, दूसरे तीसरे करते करते ऐसे हो गया ना। तो मैंने भी एक फ़ैसला किया है कि अगर मुझे महंगे लोग ही मिलते हैं तो मैं काम ही नहीं करूँगा। तो मैंने पहले भी सोचा लेकिन मैं कर नहीं पाया। मैंने सोचा शायद मैं गलत ना हो जाऊं, लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि जितना भी कम से कम अगर मुझे ये इतने काम में किसी तरीके से मैं लोगों के काम आ सकूं, जो अपना बिज़नेस चला सकूं, तो ही चलाऊंगा। महंगे में मैं नहीं चलाऊंगा, तब तक रोक दूंगा तो या फिर और किसी देश को प्रमोट करूंगा। लेकिन अगर ज़्यादा खर्चा होगा तो मैं काम ही नहीं करूंगा। मेरे हिसाब से मुझे करीब 1 लाख रुपया बच जाए तो बहुत है। तो खर्चे निकाल के 50,000 बन जाता है एक बंदे के, तो दैट्स मोर देन इनफ, है ना। तो बात करते हैं जर्मनी के जो वर्क परमिट की या प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों, जो जर्मनी है इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि जो वर्क परमिट है, आप 3-4 साल के बाद आराम से वहाँ फिर, वैसे तो 2 साल ही हैं, लेकिन आप मान लो कि 3-4 साल बाद फिर आप आराम से जो है वो पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो पीआर होने के बाद बच्चों की एजुकेशन टोटली फ्री है। इवन वैसे भी इंटरनेशनल स्टूडेंट की फ़ीस भी ऑलमोस्ट फ्री ही है। तो अगर आपके पास वर्क परमिट हो या पीआर हो तो आप जो है एजुकेशन आपकी बच्चों की फ्री होगी। और बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा रहता है कि जर्मनी लैंग्वेज बहुत मस्त है। अभी ऐसा नहीं है। अगर आपको इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत काम चलाने के लिए, तो वो भी मोर देन इनफ है, ठीक है। क्योंकि उनको भी इतनी इंग्लिश नहीं आती, वो भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं, तो उन पर प्रभाव यही आता है कि आपकी इंग्लिश भी अच्छी ही है। तो वैसे भी जर्मनी का कल्चर बिल्कुल बदल गया है। जैसे जापान में अभी हर जगह पे इंग्लिश चलती है, जर्मनी में सभी जगह पे
इंग्लिश चलती है। ये मैं आपको फिज़िकली जो मेरे साथ होता है मैं वही बताता हूँ। ऐसे नहीं है कि दूसरे लोगों से यहाँ से वहाँ से उठा के चला गया। मैंने कोई भी देश छोड़ा नहीं जो मैंने घूमा नहीं हो। दोस्तों, इसमें जो अभी इस साल में जर्मनी का जो वर्क परमिट के लिए जो वीज़ा निकलेगा वो अभी तक भी करीब 3.5 लाख बचा हुआ है। इंटरनेशनल लोगों के लिए 3.5 पौने 4 लाख, 3.5 से 4 लाख लोगों के लिए अभी भी जॉब वैकेंसी बची हुई है, वो फिल नहीं हो पाई। वैसे तो आंकड़ा इससे भी ऊपर है, क्योंकि बहुत सारी जॉब्स वैकेंसी ऐसी हैं कि उनके ऊपर अभी काम चल रहा है कि उनका वर्क परमिट का प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है। पता नहीं कुछ लोगों का नहीं भी होना हो तो भी उसको कम करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो 4 लाख 4.5 लाख अभी भी जॉब वैकेंसी अवेलेबल है इस साल तक, दिसंबर तक इतना वीज़ा मिलने वाला है। दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछेंगे कि सर अभी जर्मनी में जो है वो पैसे कितने बनते हैं। मैं आपको एवरेज बताऊंगा, ना मैं साइंटिस्ट की बताऊंगा, ना बिल्कुल वो बंदा जिसको कुछ नहीं आता हो। लेकिन जो लेबर वाले हैं उनसे, जिनको काम एटलीस्ट लेबर का तो आता है। कुछ लोग हंसेंगे कि भाई लेबर का क्या काम है, वो हमसे पूछिए। जब फ्रेशर आता है वो लेबर से भी निकम्मा होता है, उसको पता ही नहीं है बैठना उठना क्या कैसे करना है। तो दोस्तों, अभी जो 29,000 जर्मनी की एवरेज है, कम से कम 29,000 यूरो वो बनता है हर बंदे का एक साल, जो सिर्फ लेबर ही करता है। तो 29,000 का मतलब माने ये हो गया कि आपको 30 लाख रुपए एक साल का बनेगा। ठीक है, 30 लैक्स पर ईयर आपको 30 लाख रुपया बन जाता है। जिनके हाथों में ट्रेड है, स्किल है, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर है जिसके हाथों में कोई गुण है, कंस्ट्रक्शन वर्कर खास करके, वो 44,000 45,000 एनुअली आराम से बनाते हैं। 8 घंटे की जॉब, 5 दिन का। 44,000 का मतलब हो गया कि एटलीस्ट 44 लाख रुपीज़ इंडियन करेंसी की मैं अभी बात कर रहा हूँ। मैं इंडियन कन्वर्ट कर रहा हूँ, बाकी पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका वाले ना वो अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लें। तो मैं ये बोल देता हूँ कि कम से कम 29,000 यूरो हर बंदे को बनते हैं। लेकिन जो एवरेज चल रही है कंस्ट्रक्शन, जिनके हाथों में स्किल है, वो कम से कम 44,000 यूरो वो बनते हैं। ठीक है, अभी कुछ लोग पूछेंगे कि सर वहाँ रहने का, खाने का ये क्या खर्च आएगा, वो भी मैं डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों, मान लीजिए आप सबसे बढ़िया शहरों, मान लीजिए आप बर्लिन में रहते हो ना, और वो भी बिल्कुल सिटी के बीचों बीच, जहाँ सबसे महंगा है, तो उससे आप लगा लीजिए, उसको डाउनटाउन बोल देते हैं, बाजार माने कि बाजार हो गया ना, डाउनटाउन उसको बोल देते हैं। तो बाजार से आप एक स्टेप हट जाओ कि बाजार के बिल्कुल पास, बाजार में भी नहीं, वहाँ आपको जो 2 बेडरूम अपार्टमेंट है, बहुत बढ़िया A क्लास अपार्टमेंट, बड़े आराम से 400 यूरो में मिल जाती है। बिल्कुल बाजार में लोगे तो अपार्टमेंट आपको मिलेगी 600 650 यूरो की। 400 यूरो आपकी अपार्टमेंट का 2 बेडरूम की का खर्चा होता है। इसको आप बढ़ा लो कि भाई आपके पास वैसे तो मैंने बताया ही सही है, मान लीजिए कि इसका 500 भी है, तो 500 में 2 बेडरूम अपार्टमेंट आराम से मिल जाती है। ठीक है, तो अगर वहाँ 2 बंदे भी रहें, 1 बेडरूम 1 बंदे का, एक का, मेरे हिसाब से ये सबसे बढ़िया तरीका है। लेकिन अगर कोई अच्छा दोस्त बहुत फ्रेंडली हो,
अच्छा हो तो चलो एक एक रूम में दो बंदे रह सकते हैं, क्योंकि दो बड़ा बेडरूम बड़े आराम से आ जाता है, जिसे किंग साइज बेड बोलते हैं ना। आपके बेड अटैच कपड़े वगैरह वहाँ क्लोजेट होते हैं ऐसे साइड में बने, सब कुछ आराम से आ जाता है, कारपेट होती ही है। तो आपका बेड सोने को, टीवी बाहर देखने को ना। तो अगर 500 भी है तो अगर आप 4 जन हो तो 125 एक 125 यूरो एक बंदे को आ गया है ना। 2 जन हो अगर 500 यूरो भी है तो 250 यूरो हो गया। एक क्लास ज़िंदगी आप जी सकते हैं, ठीक है। जो बहुत सारे लोग फ्रेंडली रहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में माने है ना, वो कपल अपने अपने रूम में आराम से रह सकता है। अगर इस हिसाब से सोचा जाए तो फिर भी $250 से ज़्यादा, यूरो से ज़्यादा वो खर्चा नहीं है। अभी दोस्तों मैं बताऊं कि जो खाने का क्या खर्चा है जर्मनी में मैं बताऊंगा सबसे ऊपर वाला, महंगे वाला खर्चा। जैसे दोस्तों मान लीजिए मैं ही हूँ, मैंने जूस भी पीना है, हर तरीके का फ्रूट भी खाना है, मैंने बहुत बढ़िया विस्की भी पीनी है, बढ़िया सी बियर भी पीनी है, मैंने सी फूड भी खाना है, हर तरीके का चिकन बढ़िया खाना है। रेस्टोरेंट में नहीं जाकर, लाकर ग्रोसरी खरीद कर घर लाकर बनाना है। एक क्लास, किसी तरह की कंजूसी नहीं, बढ़िया सैमन फिश खानी है, इस तरीके का खर्चा। और आपने रह रहे हो बहुत स्टैंडर्ड से, नैपकिन पड़े हैं आपके पास, सीरियल खाने के लिए हैं, आप जब भी जो चीज़ खाए आपने खा रहे हैं, है ना। तो अंडे हैं, जो एवरीथिंग, चाहे महंगा फ्रूट है सस्ता है, सब कुछ है। योगर्ट खा रहे हो, दही खा रहे हो ना, अलग अलग तरह के योगर्ट हैं वहाँ जर्मनी में भी, पीच हो गया, बनाना का हो गया, बला बला बला। तो हर तरीके का एक ग्लास खाना, उसका दोस्तों किसी भी हालात में सबसे पूरा पैसा ठोक के खर्च लो, 150-200 यूरो एंड लगा लो, 200 लगता नहीं है, 200 यूरो उसका लगा लो, ठीक है। तो 20 यूरो ज़्यादा से ज़्यादा लगते हैं फ़ोन के, जो फ़ोन चार्ज करते हैं ना। तो $250 हो गया, बनता नहीं है वैसे, उस 200 ही लगाओ, वैसे बनता नहीं 250। 200 हो गया आपका खाने रहने का, 200 हो गया एक क्लास खाने का, एक क्लास रहने का, 200 200 400। 20 यूरो आपके एक महीने के लगते हैं फ़ोन जो रिचार्ज है उसके। तो फ्रांस में लोग चोरी चढ़ते हैं बसों पे, ट्रेन पे, ये नहीं करना चाहिए। जर्मनी में 20 यूरो आप लगा लो, नहीं, इतना ही लगता है। आप पास ले लो, मंथली 20 यूरो लगते हैं बस। आप किसी भी ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, आराम से इज्जत के साथ काम पे जाओ, तो 20 यूरो वो हो गया ना। 200 200 400 और 20 20 40, और तो खर्चा है ही नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं है और खर्चा। तो ये 440 यूरो हो गया है ना। तो इसको आप 500 लगा लो, ज़्यादा से ज़्यादा, वो बनते नहीं, 500 लगा लो। सो 500 जर्मनी के सबसे बढ़िया सिटी में रहकर, सबसे महंगी सिटी, वो भी डाउनटाउन के बिल्कुल साथ, और वो भी 2 बेडरूम अपार्टमेंट में। वैसे एक बेडरूम बहुत होती है 2 बंदों की, वो थोड़ी कम मिलती हैं, मतलब मैं वैसे ही 2 बता रहा हूँ। कोई आ गया, आपने इंजॉय करना है वो भी, और इसमें आप इंजॉयमेंट भी लगा लो। मैंने पूरा खर्चा डाला है, आप वीकेंड को घूम रहे हो, थोड़ा बहुत बाहर से भी खाया, वो लगाकर 500 यूरो बनता है। 500 यूरो का अभी बन गया 50,000, ठीक है। और इस हिसाब से 6 लाख रुपया आपका बन गया एक साल का। तो आपके पास अगर स्किल है, इफ़ यूर इलेक्ट्रिशियन, यूर प्लम्बर, you know how to, if you drive forklift, you're a pipe fitter, and you're making 44,000 euro a year, so that's
44 को पता नहीं हिंदी में कैसे बोलते हैं, 44 लाख आप बना रहे हो एक साल का। कम से कम जो लेबर वाला जिसको कुछ भी नहीं आता है वो बना रहा है 29 लाख हो गया ना, शायद मैं हिंदी गलत बोल रहा हूँ, सो 29 लाख हो गया। अगर इसकी हम एवरेज, इसकी भी एवरेज निकाल लें 29 से 45 की है ना, 29 45 ये क्या हो गया 16 है ना, 8 लगा लो तो 37 इसकी एवरेज लगा लो। 37 लाख रुपया आप एक साल का कमाते हो और आपका खर्चा आएगा 6 लाख रुपया। तो ये वहाँ की बिल्कुल सच्चाई है जर्मनी की। जो बंदा लीगल है, बहुत सारे लोग भागा भाग करते हैं, पजेरिया बोलते हैं, जो पिज़्ज़ा होता है ना, पिज़्ज़ा हट वगैरह जैसे पिज़्ज़ा होते हैं ना, पजेरिया बोल देते हैं। मेरे हिसाब से वहाँ काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास स्किल है, आप बाहर जाएं, वहाँ काम करें, अच्छी अच्छी दुनिया देखें, आपको ये नहीं वो मालिक मिल गया है ना। तो दोस्तों ये जो एरियाज़ ऑक्यूपेशंस कौन कौन से हैं वो मेरे पास पूरी लिस्ट भरी हुई है, जिसके ऊपर हमारा निरंतर काम चल रहा है। लाइव स्टॉक फार्मिंग हो गई, जो जैसे पोल्ट्री फार्म वगैरह हो गए, डक फार्म, बला 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 बला। फोरेस्ट्री होती है, जैसे आप जंगलों में काम करते, क्या करते हैं जंगलों में, बूटों की कटाई छटाई हो गया, नए बूटे बीजने, उनका ध्यान रखना, किसी को पेस्टिसाइड अगर डालनी है। हॉर्टिकल्चर बागवानी होगी, जहाँ आपके फ्रूट फल हैं वहाँ जो उगते हैं ना। तो वुड फर्निश वुड फर्निशिंग का, इंटीरियर का और एक्सटीरियर का, ये पूरा काम कंस्ट्रक्शन का है। मेटल वर्किंग में जो लोग सरिये का, लोहे का काम करते हैं, स्कैफोल्डिंग जो शटरिंग वगैरह जिसे हम बोलते हैं ना, वो सब आता। पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन, प्लांट कंटेनर कंस्ट्रक्शन, जहाँ बहुत बड़ी जो प्लांट वगैरह बनते हैं, जैसे ऑयल प्लांट हो गए, जहाँ प्रोसेसिंग यूनिट है, जैसे दूध का मिल्क प्लांट हो गया ना, वहाँ की कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्कुल अलाउड है बाहर से लोग, जिनमें हम इंडियन, पाकिस्तानी, ये सभी आते हैं। इसके बाद आ गया जो रेलवे ट्रैक है, उनकी जो जिन्होंने टेक केयर करनी है, बहुत उसमें पैसे बनते हैं, तो वो आते हैं। फ्रेट फॉरवर्डिंग एंड लॉजिस्टिक है ना, जो बंदे हैं ड्राइविंग करते, चाहे छोटी वैन से वो फ्रेट इधर उधर, फ्रेट हो गया सामान इधर उधर, ट्रक ड्राइवर, वैन ड्राइवर, वो वाले है ना। तो फर्नीचर की सेल और फिटिंग सेल, फर्नीचर जैसे जिस पे मैं बैठा हूँ, ये सब सेल वहाँ चाहिए, सेल वाले लोग चाहिए। फिटिंग हो गया, घरों में जितनी भी फिटिंग्स होती हैं, अपने कपड़े टांगने हैं, आपकी जो किचन की फिटिंग है, बाथरूम की फिटिंग है ना, वो सभी जो फिटिंग्स वगैरह होती है उसमें चाहिए। सेल्स, सभी तरह की सेल्स, चाहे सेल टूथब्रश की हो, चाहे गाड़ी की सेल, सभी तरीके की जो सेल्स है उसमें अलाउड है। बस और ट्रैम ड्राइवर, बस ड्राइवर तो सभी को पता है, ट्रैम हो गई, जैसे लाइट रेल हम बोलते हैं यूएसए कनाडा में, ऐसे ट्रैम बोलते हैं, जो एक रेलगाड़ी होती है, वो पटड़ी के ऊपर ही भाग रही है, बाजार के बीचों बीच गाड़ियों के साथ साथ है ना। बस ड्राइवर और ट्रैम ड्राइवर ज़्यादातर बिजली के ऊपर चलती है, उसको ट्रैम बोल देते हैं, उन दोनों के ड्राइवर। फार्मास्यूटिकल टेक्निकल असिस्टेंट, जहाँ मेडिसिन की चीज़ें बनती हैं, प्लास्टर वगैरह हो गया, जहाँ इक्विपमेंट्स जो हाथों में चीज़ें, पट्टियाँ वगैरह, ऐसी फैक्ट्रियों में जो टेक्निकल असिस्टेंट हैं उनके लिए अलाउड है। तो जो बड़े अर्थ मूविंग होते, बुलडोज़र वगैरह हो गया ना, बैको बड़ी सी मशीन, बुलडोज़र, बड़े बहुत ट्रक, जो अर्थ मूविंग रिलेटेड जितनी भी मशीनरी है सभी में अलाउड है। देखिए, एक ना हरियाणा से मेरे पास किसी ने अपॉइंटमेंट ली, वो
स्टाफ ने बोला उन दोनों के पता नहीं क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो बंदा गलत था लेकिन क्वेश्चन सही था। तो देखिए मेरी सभी को बता, मेरी जो फीस है कंसल्टेंसी की, मैं किसी उस बंदे को मैंने 2.25 घंटे उसने मेरा टाइम यूज़ किया, मुझे वरता, तो फीस सिर्फ 2,000, $3,000 लेता हूँ, 2,000। बाद में बोला मुझे, तो मैडम ने बोला था वो हो जाएगी, मैं नहीं बोलता, हो सकता किसी स्टाफ ने गलती से कह दिया हो। तो वैसे भाई आधे घंटे की तो मैं किसी को अपॉइंटमेंट दे सकता हूँ, मान लीजिए फ्री भी दे दी, मान लीजिए भाई 2.25 घंटे 22-23 देशों की उसने मुझसे कंसल्टेंसी ली, तो 2,000, वो तो इतना तो हमारा एक दिन का बिल आ जाता है, आप लोगों से हमने निकालने ना। एनीवे उसका मुझे, मैंने बोला ठीक है भाई 2,000 में तुम्हें वापस दे दूंगा, मेल पड़ी है, अभी दो अभी दो अभी दो अभी दो अभी दो अभी दो अभी दो। भाई मैं ऑफिस में है ही नहीं, सीए ने पूरा हिसाब भाई हमारे आते निकालने क्यों पूरा लिखना पड़ता है। एनीवे इरिटेट उसने किया, फिर एंड में मैंने बोला कि भाई पैसे मैं डाल दूंगा, अपना अकाउंट भेज दे, 2,000 से मैं मर नहीं जाऊंगा, तुम अमीर नहीं हो जाओगे, लेकिन हो तुम गलत होने के बावजूद ऐसे वैसी उल्टे बातें करता। फिर मैंने बोला भाड़ में जाओ, मैंने नहीं देने, मेरे बनते हैं, मैं क्यों दूँ, अभी भी मन करता है दे दूँ, लेकिन बंदा पोलाइटली करे कि भाई गलती भी मेरी है, माने है ना, मैंने तो कंसल्टेंसी, यही तो हमारा काम है, फिर भी दे दूँ, है ना। भिखारी को तो मैं देता नहीं, गलत बात बोलने लगा था। उसका एक क्वेश्चन था कि मैं जो कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है ना, तो उसमें जो बैक एंड स्टाफ होता है, तो उसकी मैंने जॉब करनी है, मैंने वही करनी है। और मैंने उसको बताया कि भाई देखिए जैसे इंटीरियर कंस्ट्रक्शन है, कितनी तरीके की कंस्ट्रक्शन, ये सभी हमारे पास लिस्ट है, इन सभी में अलाउड है। तो वो जो बैक एंड ऑफिस है वो भूत तो चलाते नहीं उसको, है ना, तो वो भी कंस्ट्रक्शन साइट में ही आ गया, उसके ये पल्ले नहीं बंदे के पड़ रही थी। मैंने बताया, मैंने बोला कि भाई मैंने तुम्हें बता तो दिया है कि जैसे मान लीजिए इंटीरियर कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, वो कौन करेगा, वो बंदे ही करेंगे, भूत थोड़ी करेंगे, जहाँ मशीन थोड़ी है, सारी मशीनरी ही करेगी। जहाँ फिर जैसे प्लांट, बड़े प्लांट है ना, जैसे मिल्क प्लांट हो गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, तो वहाँ तो साइट ऑफिस होता ही है, तो उसमें भी बंदे हैं, है ना। वो ये कंस्ट्रक्शन लाइन में तो सभी वेलकम है, प्लांट हो गए, कंटेनर हो गए, जो जहाँ मान लीजिए कंटेनर क्या होता है, जैसे गेहूं वगैरह ना, अनाज रखते हैं, उसके गोडाउन यहाँ इंडिया में हम बोलते हैं। वो स्टाफ जितना भी उसमें, चाय पिलाने वाला मान लीजिए, ज़्यादा तो कॉफ़ी पीते, वो भी चाहिए भाई, है ना। तो ये भी आप लोग नोट कर लें दोस्तों। ये हम तो सभी से कहते हैं कि भाई 5-6 महीने हमें पूछो भी नहीं, ना मैं गारंटी देता टाइम की, ना हमारे हाथ है, लेकिन जो ये भी 1 महीने में वैसे हो जाता है काम। बस हमें इसके लिए जो है इनविटेशन, या उसको इंटेंट बोल देते हैं ना, वो इनविटेशन वगैरह चाहिए, उसके बाद ऑफर लेटर, है ना, तो वो प्रॉपर होती है, और मालिक के सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है ना, वो सब चाहिए होते हैं। भाई अगर क्विकली हो जाए तो 2-4 दिन में हो जाए, फिर उसके बाद ऑनलाइन वीज़ा प्रोसेस हो जाता है, तो वीज़ा अप्रूवल मिल जाता है, तो पासपोर्ट के ऊपर आपकी स्टैंप हो जाता है। तो लेकिन भाई ये इमिग्रेशन है, तो इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक दैट यू नो everybody can do it, or it's so easy you can do whenever you want. The time in not my hand, it's not in your hand. तो अगर आप तसल्ली वाले हो तो मोस्ट वेलकम। ये सभी में जो जितनी भी मैंने आपको बताई हैं चीज़ें, ये सभी में अलाउड हैं। जैसे पेंटर भी आ गया है, ठीक है ना, पेंटर वो कहाँ जाएंगे, वो भी तो कंस्ट्रक्शन में आते हैं ना, जहाँ जिनको वॉलपेपर वगैरह लगाना आता है, वो भी सभी से में आते हैं। तो
ड्राइवर घरों के भी आते हैं ना, जैसे रोमानिया में बहुत डिमांड है। तो दूसरी दोस्तों, मैंने सभी चीज़ें आपको बता दी हैं। आपको कंपनी जॉब की इंश्योरेंस वहाँ मिल जाती है, नहीं है फिर भी इंडिया से इंश्योरेंस बहुत सस्ती होती। आईसीआईज की, एचडीएफसी बैंक वगैरह की इंटरनेशनल इंश्योरेंस है, बहुत बढ़िया है ना। तो दोस्तों ये थी जर्मनी के लिए वीडियो। जिसने भी हमें, आप मेरी ये रिक्वेस्ट सुन लीजिए, मुझे बहुत कंप्लेंट आती है कि सर फ़ोन नहीं उठाते, फ़ोन नहीं उठाते, फ़ोन नहीं उठाते। देखिए फ़ोन बहुत आते हैं भगवान की कृपा से। आपको मैं एक इतना अच्छा तरीका बताता हूँ, हमेशा बताता हूँ, शायद आप वो लोग सुनते नहीं। मैं काम कैसे करता हूँ, मैं ऐसे काम करता हूँ भाई, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं। पूरी बात सुन लीजिए। लोग कहते हैं हमारे ऑफिस आओ, ऑफिस आओ, ऑफिस आओ। मैं बोलता हूँ आने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, आपने ईमेल में अपने डॉक्यूमेंट मुझे भेजने हैं, ईमेल में, नॉट हार्ड कॉपीज, ईमेल साथ में भेजनी है आपकी इन्फॉर्मेशन। डॉक्यूमेंट कौन से भेजने हैं, जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने भेजने हैं। जैसे पासपोर्ट की कॉपी सबसे पहले, है ना, वो चाहिए, अदरवाइज मैं केस नहीं स्टडी करूंगा, मेरा टाइम मत खाइए, बेकार कीजिए। फिर आपने अपना बकायदा हाथ से टाइप कर देना है, आपने लिखना है। मैं स्टेप पूरे बता देता हूँ। नंबर 1, आप अपना नाम लिखिए, चाहे वो पासपोर्ट के ऊपर है वो मतलब नहीं है हमें। ईमेल के ऊपर नाम लिखिए, एज क्या है, डेट ऑफ बर्थ नहीं, एज लिख दीजिए। फ़ोन नंबर और एड्रेस, नंबर 1 ये कॉलम बना के लिख दीजिए। नंबर 2, जो आपका पासपोर्ट है उसकी क्लियर कॉपी स्कैन करके भेजनी है, फर्स्ट पेज लास्ट पेज। जो पाकिस्तान वाले हैं वो सिर्फ फर्स्ट पेज भेजें, इंडिया वाले फर्स्ट एंड लास्ट भेजेंगे, है ना, ठीक है। तो उसके बाद आपने लिखना है कि भाई आपने कौन सी कंट्री का कौन सा वीज़ा करवाना है, फिर ही मुझे पता चलेगा। तो फिर उसके बाद जो भी आपके वीज़ा लगे हैं उनकी डिटेल, जहाँ आपके वीज़े रिफ्यूज़ हैं उनकी डिटेल, जहाँ फिर बहुत सारी कंट्रियाँ ऐसे होती हैं वहाँ वीज़े की लोड ही नहीं है, जहाँ वो ई वीज़ा होता है, पासपोर्ट के ऊपर नहीं है, वो पूरी डिटेल। भाई हम सिंगापुर गए, मलेशिया, थाईलैंड, वहाँ हांगकॉन्ग, पता नहीं कहाँ कहाँ गए, वो प्रॉपर डिटेल मुझे लिख के भेजें। फिर वीज़े रिफ्यूज़ल, वीज़े के बिना भी बहुत सारे देश हैं, कहाँ कहाँ आप घूमे हो, आप बार कहाँ हो, बैन कहाँ हो। अगर आप बिल्कुल भी फ्रेशर हो फिर भी आप लिखो कि मेरे पास कोई वीज़ा नहीं है, लिखना है आपने, ना मेरा कभी रिफ्यूज़ हुआ है। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी है उस बात को छोड़िए, अगर आपने मेरे से करवाना है, बाकी समझदार को पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आपकी एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं भेजने, अपने अपने हाथों से टाइप करके लिखना है, या जिससे भी करवा रहे हो, कि भाई मेरी एजुकेशन ये है, वर्क एक्सपीरियंस ये है अगर हो, जब मैं पढ़ ही रहा हूँ तो जॉब क्या करते हो, अगर जॉब काम क्या करते हो, वो पूरी डिटेल भेजनी है। उसके बाद आपके जो बैंक में कितने पैसे हैं, फंड्स कितने हैं, वो आपने लिख देने। मुझे स्टेटमेंट नहीं चाहिए, वो इसलिए कि भाई मैं उस हिसाब से, आपके पल्ले ही कुछ ना हो तो मैं आपको यूएसए के बनाकर वो भेज दूँ, है ना, कि भाई मैंने देखना है मेरा क्लाइंट जो वो जीता जागता इंसान है, नशे में नहीं है, सोया नहीं हुआ है, वो बिल्कुल एक्टिव है, तो उसको पता है क्या बोल रहा है। अगर पहुँचे नहीं है तो जो मैं बोलता हूँ, भाई अगर आपने उधार पैसे उठाने क्यों आते हो, आओ मत मेरे पास, मत आओ, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए ये आपने पूरी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट भेजो, मैं आपको केस स्टडी करके ईमेल के ऊपर एस्टीमेट भेज दूंगा। अगर नहीं होगा लिख के भेजूंगा, हमारे से कुछ नहीं हो सकता है, अगर हो सकता है ये फीस है, इस तरीके से होगी, ये आपका रिस्क है, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसे और कोई नहीं करता है, मैं ही करता हूँ कि ये फीस है। उसके बाद भाई आप सोचो, डिसाइड करो, कोई क्वेश्चन है फ़ोन करो मुझे,
मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आंसर करूंगा। कभी कभी 2-4 दिन लग जाते हैं आप तक पहुंचने के लिए, लेकिन करूंगा ज़रूर डेफिनेटली। ईमेल में लिखिए कि दैट यू हैव क्वेश्चन, देन आई डायरेक्टली कॉल यू गाइस, सीधा अपने आप कर दूंगा। नहीं तो फ़ोन करें स्टाफ को, बताइए कि भाई हमने सर से कॉल करनी है, हमारे पास एस्टीमेट आया है। तो दोस्तों उसके बाद अगर फिर भी आपने मुझे मिलके काम करवाना है या वैसे ही मिलना है, आइए इंटरव्यू अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए, 3000 उसकी अपॉइंटमेंट फ़ीस है, आइए मिलिए मुझे, वो भी रिफंडेबल है अगर आप हमारे से काम करवाते हो। अच्छा नहीं है कि आप घर में बैठे सोचे, हम तो कुछ नहीं करते हैं, लोग तो बोलते जल्दी करवा लो। मैं बोलता हूँ क्यों जल्दी करवाना, हम तो बैठे ही हैं, देश भी कहाँ उड़ जाएंगे, यहीं रहेंगे। तो दोस्तों इतना साफ तरीका है, और जब जब मेरे से सस्ता काम होता है मैं तब ही फीस कम कर देता हूँ। लेकिन मैंने ये तय किया है, भगवान करे कि इसके ऊपर ही चलूँ, तो अनलेस कोई इतनी मजबूरी ना हो जाए ना, मैं सोचता हूँ कि नहीं भेजूँ, किसी की मदद नहीं करूँ, कम से कम पैसा लगे। Guys, thank you so much for watching this video. Bye now, and you guys take care. Thank you.